बदतरीन माशी बहरान का शिकार श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापाक्से से बिलाखिर मुस्तफी हो गए। इस मौके पर कोलंबो में जश्न का समा है। राजापाक्से के मुस्तफी होने का सुनकर कोलंबो में लोगों ने जश्न मनाते हुए पटाखे बरसाए। गोटाबाया राजापाक्से मुल्क से फरार होने के बाद सिंगापुर में मौजूद है, जहां वो ममलिकत के ओहदे से बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तफी हो गए हैं। इस मौके पर पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी तस्दीक की कि उन्हें राजापाक्से के इस्तीफे का खत मौसूल हो चुका है। श्रीलंका के वजीर आजम और सदर के इस्तीफे के खिलाफ कोलंबो में कई रोज से मुजाहिरे जारी है। सदर गोटाबाया राजापाक्से मालदीव से सिंगापुर चले गए हैं। गोटाबाया राजापाक्से ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन अब उनका इस्तीफा जो है मिल चुका है, उसकी तस्दीक भी की जा चुकी है। यही वजह है कि मुजाहिरीन मजीद मुश्तिल हो गए थे। उनका मुतालबा है कि राजापाक्से और विक्रमा रानिल सिंघे को फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाना चाहिए। बहरकीफ कोलंबो में हालात हर लम्हे तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। मुजाहिरीन सड़कों पर हैं, तो फोर्सेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है और सदारती रिहाइशगाह को मुजाहिरीन से खाली करा दिया है। बढ़ती महंगाई, ईंधन की किल्लत और बेरोजगारी की वजह से मार्च से ही पूरे श्रीलंका में अवाम सराबा एहतजाज बने हुए हैं। अब ये बहरान तूल पकड़ता जा रहा है। सदर गोटाबाया राजापाक्से मुजाहिरीन के दबाव के बाइस मुल्क छोड़ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज गोटाबाया एक फौजी जेट की मदद से श्रीलंका से मालदीव फरार हो गए। अब वो एक सऊदी फ्लाइट के जरिए मालदीव से सिंगापुर जा रहे हैं। गोटाबाया राजापाक्से ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। माना जा रहा है कि सिंगापुर पहुंचने के बाद वो अपने ओहदे से इस्तीफा देंगे। खबर है कि श्रीलंका में होने वाले जबरदस्त मुजाहिरों में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। श्रीलंका के अस्पताल जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज वजीर आजम की रिहाइशगाह में दाखिल होने के दौरान तकरीबन 42 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि पार्लियामेंट के करीब रात भर होने वाले एहतजाज में मजीद दर्जनों अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में मर्द और खवातीन शामिल हैं। इसी बीच कोलंबो में सदारती रिहाइशगाह को मुजाहिरीन से खाली कर दिया गया है। हजारों मुजाहिरीन गुज़िश्ता चंद दिनों से राष्ट्रपति निवास में मौजूद थे। फौज ने सदारती रिहाइशगाह का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। अब आम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अब फौज के अलावा सिर्फ मीडिया वाले अंदर मौजूद हैं। We actually don't have a future in this country. How it's going to face if this continues like this, actually there's no future for anybody in this country. We are not willing to take a power in the building. We just want to kick out the Rajapaksa regime. Already Gotabaya Rajapaksa have left the country, so he has no power in Sri Lanka. So we have gained our power again. So that's why we are leaving this building. Bad people, the politicians kill our country. We don't have any ethnic issues, any religious issues. We are united. We are strong. We are lovely people. वजीर आजम और सदर के इस्तीफे के खिलाफ कोलंबो में कई रोज से मुजाहिरे जारी हैं। इन मुजाहिरीन ने वजीर आजम के दफ्तर और राष्ट्रपति भवन समेत कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज मुल्क में इमरजेंसी के ऐलान के बाद पुलिस और फौज हरकत में आ गई है। ऐसी भी खबर है कि श्रीलंका की फौज ने निगरान सदर रानिल विक्रमा सिंघे की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के हुक्म को मुस्तरद कर दिया है। रानिल विक्रमा सिंघे ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए फौज को खुली छूट दी थी। उन्होंने एक हुक्मनामे में कहा है कि मुल्क के सिक्योरिटी इदारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने के लिए आज़ाद हैं। ताहम फौज ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। आपको बताते चले कि श्रीलंका में मार्च के आखिर में बिजली की कटौती और बढ़ती हुई महंगाई के बायस लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया था। साल के गर्म तरीन महीनों में दिन में 13 घंटे बिजली काट दी गई, जिससे मुल्क भर के लोगों में गम गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और सदर के इस्तीफे का मुतालबा करने लगे। बढ़ते मुजाहिरे को देखते हुए श्रीलंकन सदर ने चंद रोज कबल ऐलान किया था कि वो 13 जुलाई को अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएंगे। ताहम उनके मुल्क से फरार होने के बाद अब उनके इस्तीफे पर सवालात उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
नई दिल्ली में तुलबा ने श्रीलंका के लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए श्रीलंकन हाई कमीशन के करीब एहतजाजी मुजाहिरा किया। Sri Lanka people are continuously protesting against the undemocratic government and they are not taking their voices into account. That is why we are here protesting against the undemocratic government which is exploiting the people of Sri Lanka. इसराइल की राजधानी तेल अवीव में हिंद, इसराइल, अमरीका और यूएई इत्तेहाद का पहला सरबराही वर्चुअल इजलास का इनेकाद किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वजीर आजम याइर लैपिड ने इस वर्चुअल सरबराही इजलास की मेजबानी की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि I2U2 ने एक मुस्बत एजेंडा कायम किया है। उन्होंने कहा कि हमने कई शोबों में मुश्तरका मंसूबों की निशानदही की है और उनमें आगे बढ़ने के लिए रोड मैप भी तैयार किया है। जबकि बाइडन ने कहा कि आलमी सतह पर दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए नए तरीकों की तलाश करनी चाहिए। काबिल जिक्र है कि इत्तेहाद बुनियादी तौर पर 6 शोबों तवन्नाई, ग़ज़ाई, तहफ़्फ़ुज़, पानी, सेहत, खला और ट्रांसपोर्ट में मुश्तरका सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए तश्कील दिया गया है। Simple truth is this: the challenge we face in the world, our world in the 21st century, demand that we find new ways of working together. Whether it's accelerating climate crisis, dealing with the accelerating climate crisis, which is being felt here in the Middle East every single day, or growing food insecurity and volatile energy markets, made worse by Russia's brutal and unprovoked attack against its neighbor Ukraine. Or, as we've all experienced firsthand over the past 2 years, tackling the health security needs and economic fallout from the global pandemic. ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। यह स्पष्ट है कि I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बढ़ती हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हमारा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क व्यवहारिक सहयोग का एक अच्छा मॉडल भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि I2U2 से हम वैश्विक स्तर पर एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। धन्यवाद। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वजीर आजम याइर लैपिड ने ईरान के पास जौहरी हथियारों के इनकार से मुतल्लिक मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए हैं। एलामिया पर दस्तखत के बाद बाइडन ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे और वो उस नतीजे को यकीनी बनाने के लिए अपनी कौमी ताकत के तमाम अनासर को बरोए कार लाने को तैयार है। इसराइली वजीर आजम लैपिड ने कहा कि जौहरी ईरान को रोकने का वाहिद तरीका यही है कि वो ये जान ले कि आज़ाद दुनिया उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेगी। ईरान की जानिब से फौरी तौर पर यरूशलेम एलामिया पर कोई तबसरा नहीं किया गया है। Will not stop them. The only thing that will stop Iran is knowing that if they continue to develop their nuclear program, the free world will use force. The only way to stop them is to put a credible military threat on the table. You will meet with the leaders of Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, and Iraq. From here, from Jerusalem, the eternal capital of the State of Israel, you will travel to Saudi Arabia. Your visit to Saudi Arabia is important for Israel and for the entire region. Discussed America's commitment to ensuring Iran never obtains a nuclear weapon. This is a vital security interest to both Israel and the United States, and I would add for the rest of the world as well. I continue to believe that diplomacy is the best way to achieve this outcome, and will continue to work with Israel to counter other threats from Iran throughout the region, including support for terrorism, ballistic missile program that continues, and the proliferation of weapons to terrorists and proxies like Hezbollah.
It connects not only our governments but also our peoples. Israel. फलस्तीन के तजियाकारों का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन का मशरक़ी वस्ता का दौरा इलाकाई तनाज़ुआत को हल करने के लिए नहीं है। बाइडन मंगल को इसराइल पहुंचे। ओहदा संभालने के बाद अमरीकी सदर मशरक़ी वस्ता का पहला दौरा कर रहे हैं। फलस्तीनी सियासी तजियाकारों का कहना था कि बाइडन का दौरा एक पब्लिसिटी स्टंट है जो इसराइल फलस्तीन तनाज़े को हल करने के लिए नहीं है और फलस्तीनी अवाम का अमरीका पर से एतमाद उठ चुका है। फलस्तीनी तजियाकारों का मानना है कि बाइडन का एक मिशन है कि वो खलीजी रियासतों को राग़िब करना चाहते हैं ताकि वो यूरोप की मदद के लिए तेल की पैदावार में इजाफा हो सके। फलस्तीन सेंटर फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी रिसर्च के पॉलिसी एडवाइजर इस्माइल ने कहा कि ईरान का मुकाबला करने के लिए इसराइल और खलीजी रियासतों के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत करना है। Specific objective for Biden visit to the Middle East is not the Palestinian-Israeli conflict. He is having a mission to recruit the Gulf states in order to increase their production of oil to help Europe. This is the main one. And secondly, he'd like also to strengthen the unification between Israel and the Gulf states in order to stand in front of Iran. صراحة نحن كفلسطينيين لا يوجد لنا ثقة في الإدارة الأمريكية، كانت السابقة أم الآن الحالية، لأنها عبارة عن قدمت وعود جوفاء ونحن نعلم أنها غير ملتزمة بهذه الوعود إلى الآن من عملية نصرة القضية الفلسطينية تقف مع الجانب الإسرائيلي. نحن نرى بأن هذه الأمور التي تقوم فيها الأمريكية من عملية التحالفات الإقليمية الموجودة داخل إسرائيل وبعض الدول العربية صراحة هي تقوم على تأجيج الصراع وعلى فتح दर्जनों इसराइली और फलस्तीनी खवातीन ने यरूशलेम में अमरीकी सदर जो बाइडन पर जोर दिया कि वो इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान सियासी मुआहदे पर अमल दरामद करें। इस मौके पर खवातीन ने झंडे और बैनर उठा रखे थे जिनमें बाइडन का खैर मकदम किया गया था और दोनों फरीकों के दरमियान अमन की अपील की गई थी। Before he came here, already we have few of our Prime Minister, the Minister of Defense talking to Abu Mazen. It didn't happen for many years before. So it brings a lot of energy to the area, to the region, and it brings the necessity of living peace, all the people. बरतानिया के साबिक वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक को मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी में आइंदा वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवारों में उनको बरतरी हासिल है। AFP के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी में आइंदा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए अब तक 2 मरहलों की राय शुमारी हुई है। बरतानिया की पार्लियामान में कंजर्वेटिव पार्टी को बरतरी हासिल है, इसलिए इस पार्टी का सरबराह आइंदा का वज़ीर आज़म होगा। इब्तदाई मरहले में कंजर्वेटिव पार्टी अपने सरबराह का इंतखाब कर रही है जो आगे चलकर वज़ारत-ए-उज़्मा का मनसब संभालेगा। राय शुमारी में भारतीय नज़ाद ऋषि सुनक को बरतरी हासिल हुई है। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते ही वज़ारत-ए-उज़्मा से मुस्तफ़ी होने वाले बोरिस जॉनसन की काबीना से इस्तीफ़ा दिया था जिससे वज़ीर आज़म के मुस्तफ़ी होने के लिए दबाव बढ़ गया था। मक़तूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी की मंगेतर खतीजा ने जो बाइडन के सऊदी अरब के दौरे के फैसले को दिल दहलाने वाला करार दिया है। उन्होंने अमरीकी सदर पर इंसानी हकूक़ को तरजीह देने के अपने अहद से पीछे हटने का इल्जाम लगाया। बाइडन के वली अहद से मुलाकात के लिए सऊदी अरब आमद से एक दिन कबल इस्तांबुल में दी एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में खदीजा ने कहा कि बाइडन को चाहिए कि वो सऊदी अरब पर दबाव डाले ताकि इंसानी हकूक़ के एजेंडे को अपनाया जा सके। वो ये भी चाहती हैं कि बाइडन सऊदी हुकाम से खाशोगी की बकायात के बारे में जवाब तलब करें। ख्याल रहे कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खाशोगी के कत्ल में मुलविस होने से इनकार किया है। खाशोगी को इस्तांबुल में सऊदी काउंसिल खाने के अंदर कत्ल कर दिया गया था। Very huge backing down, actually, because it's a heartbreaking and disappointing. And Biden will lose his moral authority by putting oil and expediency over principles and values. And what I think that the United States should not bow to a dictator that has been
working against American interests and siding with Russia and manipulating oil prices and jailing Americans and others. And it's very clear that Biden failed to uphold his promise and losing his credibility, his credibility and American. بین مالیاتی فنڈ نے پاکستان کو قرض کی سہولتیں بحال کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ IMF نے جمعرات کو تصدیق کی ہے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ $600 ملین کے قرض کی سہولت کے لیے معاہدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جلد ہی IMF سے $117 ملین کا قرض حاصل کر سکتا ہے۔ سال 2019 میں پاکستان نے IMF سے 600 کروڑ کا قرضہ لینے کا معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت اگلے 3 سال کے لیے $600 ملین ملنا تھے، لیکن IMF کی جانب سے نصف قرضہ روک دیا گیا۔ عمران خان کی حکومت میں IMF نے قرضہ جاری رکھنے پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد پاکستان میں شہباز شریف کی نئی حکومت نے دوبارہ مذاکرات شروع کر دیے اور اس معاہدے کے بعد پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت خزانہ اور خارجہ امور کی ٹیموں کو مبارکباد بھی دی۔ عدم تشدد کے علمبردار گاندھی جی کے مجسمے کی حرمتی کے کینیڈا کے شہر اوٹاوا میں کی گئی بے حرمتی کی گئی، جس پر قونصلیٹ جنرل آف انڈیا اور اوٹاوا میں ہندوستانی ہائی کمیشن نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سفارتی خانے کی جانب سے کہا گیا کہ رچمنڈ ہل کے وشنو مندر میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کو تباہ کیے جانے سے ہمیں دکھ ہوا ہے۔ اس واقعے سے کینیڈا میں ہندوستانی برادری کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ ہندوستان اس گھنونی حرکت کی تحقیقات کے لیے کینیڈین حکام سے رابطے میں ہے۔ کمیشن نے کینیڈا میں مقیم ہندوستانیوں کی سلامتی کے حوالے سے تشویش کا اظہار بھی کیا۔ قابل ذکر ہے کہ رچمنڈ ہل میں واقع وشنو مندر میں نصب گاندھی جی کے مجسمے کے پائیدان پر ایسی عبارتیں تحریر کی گئی جو ہندوستانیوں کے جذبات کو مجروح کرنے والی ہیں۔ آج فرانس کا قومی دن منایا جا رہا ہے، جس موقع پر مختلف تقریبات اور فوجی پریڈز کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں یورپ سمیت مختلف خطوں سے مہمان شریک ہوئے۔ جو ہی گھڑیوں کی سوئیاں اگلے روز یعنی 14 جولائی کی طرف بڑھی تو فرانس کی فضاؤں میں شاندار آتش بازی کے رنگ برنگے نظارے نظر آنے لگے۔ ہر سال فرانس کا قومی دن 14 جولائی کو منایا جاتا ہے، جو کہ اسی تاریخ کو 1789 میں برپا ہونے والے انقلاب فرانس کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ ہونے والے سالانہ فوجی پریڈ میں یورپی یونین کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی اور اس موقع پر پیرس کے قلب میں مسلح افواج کے 4000 سے زائد جوانوں، 196 فوجی گاڑیوں، سینکڑوں گھوڑوں، طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے حصہ لیا۔ روس نے یوکرین کے وینیٹسیا میں ایک تجارتی مرکز پر 3 میزائل حملے کیے، جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ دی گارجین کے مطابق روس کے میزائلوں نے وسطی یوکرین کے شہر وینیٹسیا میں ایک شہری عمارت اور ثقافتی مرکز کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک بچے اور اس کی ماں سمیت کم از کم 20 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل CNN نے یوکرین کے نائب سربراہ کے حوالے سے ٹیلی گرام پر کہا تھا کہ ایک بچے سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یوکرین میں اس وقت تقریباً 2.25 کروڑ ٹن اناج رکا ہوا ہے، جس کے سبب بہت سے ترقی پذیر ممالک کو خوراک کی فراہمی خطرے میں پڑ جاتی رہی ہے اور اس کی وجہ سے عالمی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اب اس معاملے میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ روس، ترکی، یوکرین اور اقوام متحدہ کے وفود نے اس مسئلے پر ملاقات کی۔ آپ دیکھیے رپورٹ، ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔ یوکرین میں اس وقت تقریباً 2.25 کروڑ ٹن اناج پھنسا پڑا ہے، جس کے بعد ترقی پذیر ممالک کے لیے خوراک کی سپلائی خطرے میں پڑتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے عالمی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔
और अब इस बात का दबाव बढ़ता जा रहा है कि इसका कोई ऐसा हल तलाश किया जाए जिसकी मदद से वक्त पर आइंदा फसल के लिए गोदाम खाली किए जा सके। अब रूस, तुर्की, यूक्रेन और अक़वाम मुत्तहिदा के वफूद ने इस मसले पर आमने सामने बातचीत के लिए मुलाकात की थी। इस मीटिंग का मुस्बत नतीजा सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि वो इस बात के लिए पुरउम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात का बहरे अस्वद के रास्ते से अनाज की बरामदात की आजादाना तरसील के लिए बाज़ाब्ता मुआहिदे पर पहुंच सकते हैं। Today in Istanbul we have seen a critical step forward to ensuring the safe and secure export of Ukrainian food products through the Black Sea. In a world darkened by global crisis, today at last we have a ray of hope. A ray of hope to ease human suffering and alleviate hunger around the world. A ray of hope to support developing countries and the most vulnerable people. A ray of hope to bring a measure of much needed stability to the global food system. Since the war started, I have been underlining the importance of having Ukraine's food products and Russian food and fertilizers fully available in world markets. I traveled to Moscow and Kyiv to propose solutions for both problems. Every day since, we have been working around the clock with intense behind-the-scenes talks with countless moving parts. More technical work will now be needed to materialize today's progress, but the momentum is clear. In the end, the aim of all parties is not just an agreement between the Russian Federation and Ukraine, but an agreement for the world. अक़वाम मुत्तहिदा का मानना है कि यूक्रेन जंग की वजह से लाखों टन फंसे अनाज को आलमी मंडियों तक भेजने की जरूरत है। इसी तरह रूस को भी अनाज और खाद भेजने की इजाजत होनी चाहिए। मुज़ाकरात की मेजबानी करने वाले तुर्क वजीर दिफा ने कहा कि फरीकैन ने बहरे अस्वद के उस पार अनाज मुंतकिल करने वाले रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के तौर तरीकों पर इत्तेफाक किया है। Bunlar arasında İstanbul'da müşterek bir koordinasyon merkezinin kurulması, limanlardan çıkış ve varışlarda müştereken bir takım kontrollerin yapılması ve ayrıca gemilerin, buradaki tahıl ve diğer gıdalara taşıyacak olan gemilerin seyir rotalarının emniyetinin sağlanması dahil birçok teknik ve... यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम